हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सीखेंगे समझेंगे पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको बनाने की कंडीशंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है। ये सभी आएगा आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन में। साथ में ही हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को, कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें वो कौन से आइटम्स है जिसको आपको कवर करना है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। अभी तक आपने सीखा था, समझा था सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में, जहां पर एक ही ओनर होता है, वही बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, और प्रॉफिट है या लॉस है वो उसी को ही बियर करना पड़ता था। अब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, उसे जरूरत पड़ जाती है एक बिजनेस पार्टनर की, तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है एक और पर्सन के साथ, और अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को, कंसर्न को कन्वर्ट कर देता है पार्टनरशिप फर्म में अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप बन गई है पार्टनरशिप फर्म में। तो रूल्स और कंडीशंस भी कुछ अलग होंगे। उस पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे समझ लेते हैं। आपकी पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपका, अगर एक पर्सन बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, लेकिन एक से ज्यादा मिलकर के जब बिजनेस करेंगे तो वो बन जाएगी पार्टनरशिप फर्म, और ये आपस में कहलाते हैं पार्टनर्स। तो मिनिमम 2% जब बिजनेस करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, आपके 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। आपकी पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट पर बेस करती है, वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है। बेसिकली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करते हैं कि आपस में डिसीजन लेकर के बिजनेस को करेंगे, ग्रो करेंगे, आपस में साथ में ग्रो करेंगे। तो ये एग्रीमेंट होता है आपका बिजनेस में, कि हम साथ में ही ग्रो करेंगे, बिजनेस को करेंगे सहमति के साथ। अब आप किसी को ज्वाइन कर रहे हो बिजनेस में, तो ऑब्वियसली आपका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, लॉस अर्न करना नहीं। तो आपकी पार्टनरशिप का जो वो है बिजनेस होना चाहिए, और उसका मोटिव क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करो, आप कभी लॉस भी अर्न बियर कर सकते हो। आपको कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपस में पार्टनर्स को शेयर करना होता है। अब यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं, उनका रिलेशन आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। किस तरह से, अभी तक एक ओनर था तो वही अपने काम के लिए जिम्मेदार होता था, लेकिन अब एक से ज्यादा मिल गए हैं, तो यहाँ पर जो आप खुद काम कर रहे हो उसके लिए भी आप जिम्मेवार हो, और जो आपके पार्टनर्स काम कर रहे हैं आप उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो। मतलब कि आपस में ये एक दूसरे के एजेंट की तरह वर्क भी करते हैं, और खुद ओनर भी है जो अपने काम के लिए लायबल हो। यहाँ पर ये बिजनेस, ये साथ में सभी भी कैरी ऑन कर सकते हैं, या किसी को एक को भी असाइन कर सकते हैं कि हाँ तुम बिजनेस करो, तुम इस ऑपरेशन करो। जिस तरह से एक टीम वर्क होता है जहां पर वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, इसी तरह से पार्टनरशिप भी एक टीम वर्क की तरह वर्क करती है, जहां पर वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है पार्टनर्स में, कि वो कौन सा डिवीजन को देखेगा, कौन कैपिटल को लगाएगा, कौन बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। अब यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स है, क्या वो दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, क्या उनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग मानी जाती है? नहीं, ये अलग अलग नहीं मानी जाती। पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई डील की जा रही है तो यही माना जाएगा कि ये डील आपने पार्टनर्स के साथ की है। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की राइज होती है, तो वो लाइबिलिटी उसके पार्टनर्स को ही सेटल डाउन करनी पड़ती है, उनको ही बियर करनी होती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं है, एक ही बात है, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म कहो या पार्टनर्स कहो। अब यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप फर्म को खोलते हो एक पार्टनरशिप डीड के साथ, मतलब कि आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें आपने खुद के रूल्स बनाए हैं, तो आपके डिफरेंट रूल्स होंगे। और अगर आप बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो जाते हो, पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हो जाते हो, तो वहां पर जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो आपके अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो रूल्स मेंशन है वो एप्लीकेबल होंगे। वो क्या है, कि आपको अब बिना पार्टनरशिप डीड के अगर पार्टनरशिप करनी है, तो प्रॉफिट आपस में इक्वली डिवाइड करना है। कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पर नहीं दिया जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर चार्ज नहीं किया जाएगा।
कोई भी पार्टनर कितना भी काम करे उसे सैलरी नहीं मिलेगी। अगर वो फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है अपने बिजनेस में लोन ला करके, तो उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, इससे ज्यादा या कम नहीं। अब कोई नया पार्टनर आना चाहता है, किसी को ज्वाइन कराना चाहता है, तो उसके लिए सभी पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए, सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होगी। अब यहाँ पर सभी पार्टनर्स बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी को राइट होता है कि वो उस बिजनेस को करे, कैरी ऑन करे, पार्टिसिपेट करे, और उसके एक्ट के लिए सभी पार्टनर्स लाइबल भी होते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स किसी भी बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी उसके बिजनेस रिकॉर्ड्स को रख भी सकता है, उसके लिए वो कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड के साथ बनाई जाती है, मतलब कि खुद का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, साइन किया जाता है, खुद के रूल्स बनाए जाते हैं, तो वो हो जाती है पार्टनरशिप डीड, जहां पर साइन करके उसको रजिस्टर किया जाता है। तो ये लीगली बाउंड कर देती है पार्टनर्स को आपस में उस रूल को ब्रेक करने पर। अगर कोई पार्टनर किसी रूल को ब्रेक करता है, किसी लाइबिलिटी से मुंह मोड़ता है, तो वो लीगली बाउंड हो जाता है, उस पर केस किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटी जाएगी, इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा कैपिटल को, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं, लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, किसी पार्टनर को नया इंक्लूड करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे, किसी बिजनेस में पार्टनर पार्टिसिपेशन के लिए क्या रूल्स हैं, और कोई बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है या नहीं, कोई बिजनेस के रिकॉर्ड्स को रख सकता है या नहीं, इन सब के लिए रूल्स कौन बनाएगा? आप खुद बनाओगे, और उसको बना करके पार्टनरशिप डीड में लिखोगे, एक रूल बुक की तरह। जिस तरह से आप कोई गेम खेलते हो तो और अपने रूल्स बनाते हो, उसी तरह से पार्टनरशिप डीड आपकी वो रूल बुक है, जहां पर आप खुद ही अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चलाने के लिए रूल्स बनाते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को करते हो। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड एक तरह से रूल बुक है, पार्टनर्स को फॉलो करनी है और बिजनेस चलाना है। अब बारी आ जाती है यहाँ पर पार्टनरशिप की टाइप्स की, कि पार्टनरशिप होती कितने तरह से। एक नॉर्मल पार्टनरशिप जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और एक होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये दोनों आपस में अलग कैसे हैं? पार्टनरशिप आपकी बनती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपकी बनती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। यहाँ पर इन दोनों में फर्क क्या है? वो फर्क है कि आप पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन आपकी ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको रजिस्टर करो, आप चाहो तो नहीं करो। ये आपके ऊपर बाउंडिंग नहीं है कि आपको रजिस्टर करना ही है तभी आप पार्टनरशिप में आ सकते हो। लेकिन अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है तो यहाँ पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी इस पार्टनरशिप को फॉर्म कर पाओगे। तो एक तरह से ये कंपनी होती है जिसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। आपने देखा होगा जहां पर कंपनीज के आगे, नाम के आगे लिखा होता है लिमिटेड कंपनी, तो वो एक तरह से पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, जहां पर लायबिलिटी सबकी लिमिटेड है, और वो फर्म रजिस्टर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी के साथ और इस एक्ट में। अब यहाँ पर जो पार्टनरशिप नॉर्मल वाली है वो एक एग्रीमेंट पर बनती है, एक एग्रीमेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बनती है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लॉ के अंडर बनती है, लॉ के हिसाब से बनती है, लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लॉ के अंडर उसको फॉर्म करना जरूरी है। यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई भी कंपनी उसका पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक कंपनी भी उसका पार्टनर बन सकती है। अब यहाँ पर आपने देखा था पार्टनरशिप में, ये पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग नहीं है, सेम है, उनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेम ही माना जाता है पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को, अगर लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म में उसकी एसेट और लायबिलिटी खुद की होती है फर्म की, और पार्टनर्स उसके लिए लायबल नहीं होते। पार्टनर्स को ना तो एसेट्स मिलती है, ना वो उस पर हक जमा सकते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, मतलब कि ये
अगर कोई पार्टनर एडमिट करता है, रिटायर करता है, तो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, दोबारा से नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चाहे पार्टनर कोई नया आ रहा है, जा रहा है, इससे कोई मैटर नहीं करता। वो सिर्फ अपने आप इंडिविजुअल एक एंटिटी की तरह सक्सेस करती रहती है, चलती रहती है। पार्टनरशिप फर्म में जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर आपको मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स ही बना सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। एक वो कंपनी जहां पर कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा शेयर होल्डर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या है, एक तरह से पार्टनर होते हैं, उसमें शेयरिंग करते हैं उसके फंडिंग में और उनको प्रॉफिट मिलता है डिविडेंड के रूप में। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कितने ज्यादा होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है, डिपेंड करता है उस कंपनी पर वो कितने पार्टनर्स बनाना चाहती है अपने। अब यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है, वो अपनी खुद की कोई एसेट नहीं रख सकती। जो एसेट होती है फर्म की, वो सारी की सारी एसेट किसकी होती है, पार्टनर्स की ही होती है, पार्टनर्स उस पर हक रख सकते हैं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी खुद की एसेट होती है, उन एसेट्स पर उसके पार्टनर्स का कोई हक नहीं होता, उस पर उनका कोई हक जमाने का कोई एंटाइटलमेंट नहीं। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है उसके लिए पार्टनर्स लायबल है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा लायबिलिटी हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनरशिप में जो पार्टनर जितना काम कर रहा है, जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सिर्फ उतने ही पार्ट तक लायबल है। मतलब कि यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी में, मैं फिर से इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि उसने इतना शेयर किया है तो उसकी लायबिलिटी इतनी ही रहेगी, उसको और नहीं बियर करनी। यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितनी भी लायबिलिटी राइज होगी वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगी, उन सभी को बियर करना होगा। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है, जितना जो पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने तक है, उससे आगे नहीं। अब देख लेते हैं पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को, वो किस तरह से होती है। अभी तक आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर हम अपने ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट के अगेंस्ट जो खर्चे हमारे हो रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेट करते हैं, वो सारे खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे, पहले तो ओनर एक था, वही प्रॉफिट लेता था, लेकिन अब पार्टनरशिप फर्म में इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा और उसके लिए आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको जो दिखाया जा रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है, उसके नीचे बनाया जाता है, वहां से इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा। अब इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब आप इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। किस तरह से, अगर आप उसको कोई सैलरी दे रहे हो किसी पार्टनर को, वो उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना जाता है। अगर आप किसी पार्टनर को उसके काम के लिए कमीशन दे रहे हो तो वो भी उस प्रॉफिट को डिवाइड करना माना जाएगा, अलग से कोई खर्चा नहीं माना जाएगा बिजनेस का। अगर आप उस पार्टनर को उसके कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो भी इस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। अगर कोई आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, अलग से बना के रख रहे हो कि हाँ कोई कंटिजेंसी हो जाती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वो रिजर्व भी आपका एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। अब ये जो बाकी का प्रॉफिट है, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट अगर आप चार्ज करते हो तो वो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारी टर्म्स है आपने देखी है, एक तरह से पार्टनर्स के बीच में ही डिवीजन हो रहा है, पार्टनर्स को ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रॉफिट को आप बिजनेस के अगेंस्ट खर्चा नहीं मानते हो, आप क्या मान रहे हो, इस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर रहे हो पार्टनर्स के बीच में, चाहे वो किसी भी नाम से, सैलरी के नाम से, कमीशन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रिजर्व, प्रॉफिट, चाहे कुछ भी नाम दो, नाम अलग है लेकिन बांट तो आप प्रॉफिट को ही रहे हो पार्टनर्स के बीच में। तो ये हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आप अगर किसी पार्टनर को लोन लाने पर इंटरेस्ट दे रहे हो
लोन देता है, अगर वो फाइनेंशियल हेल्प करता है फर्म की, तो वहाँ जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। वो आपके बिज़नेस का एक तरह से खर्चा है। अगर आप लोन बाहर से लेते, तो आपको उस पर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता। यहाँ पर आपने एक पार्टनर से अगर लोन ले लिया है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो आपके बिज़नेस का खर्चा माना जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर अपनी किसी बिल्डिंग को दे देता है बिजनेस में यूज करने के लिए और आप उसको रेंट दे रहे हो, तो वो रेंट का खर्चा आपका एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ ये दो पॉइंट है जिसे आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या रेंट पार्टनर को दिया जाना है, तो वो आपके बिजनेस का खर्चा है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आज मैं इतने पर एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, उनको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, सीखते रहना होगा, प्रैक्टिस को जारी रखना होगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो। साथ में ही बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती जाएंगी, पॉइंट्स आते जाएंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, बने रहो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।